हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी हमारी विधि होती है। ये विलयन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग जितने सारे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्हीं के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो जो विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की जो विधियाँ होती हैं उसमें सबसे पहले हमारा है प्रतिशत के पदों में। तो यहाँ पहला यहाँ पर हमारा होगा द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान के प्रतिशत में उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। कोई भी हमारा विलयन है, वो विलयन की जो क्वांटिटी है 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम विलयन में जितने विलेय की मात्रा यहाँ पर हमारी घुली हुई है वही उसकी सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में हो जाएगी। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। सपोज दैट, मान लीजिए किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है, किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला है तथा 90 ग्राम यहाँ पर हमारा विलायक है। यदि द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहेगा तो 100 में से आपको घटा देना है, जितना प्रतिशत दिया रहेगा शेष जो बचेगा वो हमारा विलायक हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब किसी विलयन के 5% आयतन का मतलब क्या होता है? यदि कहा जाए कि 5% अमोनिया का यहाँ पर विलयन है या फिर 5% यूरिया का विलयन है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम हमारा विलेय घुला है। तो यहाँ पर आयतन हो जाएगा विलयन का 100 ml और उसमें 5 ग्राम यहाँ पर हमारा विलेय घुला है। तो इसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलिटी पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में। तो कैसे इसे हम लोग डिफाइन करते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में, आयतन यहाँ पर हमारा 1 लीटर है, उस 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक होता है वो पदार्थ का ग्राम में भार बटे उसका तुल्यांक की भार होता है, तो हमारा कहलाएगा ग्राम तुल्यांक। इसका जो फार्मूला होता है W बराबर NAV बटे 1000, या फिर हम नॉर्मलता को निकालेंगे तो N = W इंटू 1000 अपान में E इंटू V, जहाँ N है नॉर्मलता, E पदार्थ का तुल्यांकी भार, V यहाँ पर आयतन है, W यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है। हम इस समीकरण से हम पदार्थ का भार निकाल सकते हैं, इस समीकरण से हम लोग नॉर्मलता निकाल सकते हैं। अगले यहाँ पर हमारा है मोलरता, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। विलयन का आयतन यहाँ पर हमारा है 1 लीटर। अब उस 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल की संख्या। अब ग्राम अणु की संख्या का मतलब यहाँ पर हुआ कि पदार्थ का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, तो उसकी जो संख्या होती है मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M = कैपिटल W इंटू 1000 अपान में M डैश इंटू V। M डैश यहाँ पर है पदार्थ का अणुभार, जबकि यहाँ पर कैपिटल M है उसकी मोलरता, कैपिटल W है पदार्थ का ग्राम में भार। यदि आयतन ml में रहेगा तो यहाँ पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ पर लीटर में रहेगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जहाँ W है पदार्थ का ग्राम में भार, M डैश से पदार्थ का अणुभार, V है आयतन लीटर में। यदि ml में होगा तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे मोललता की, जिसे हम लोग बोलते हैं मोललिटी। अब यहाँ पर आयतन नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलायक यहाँ पर हमारा होगा, उसकी क्वांटिटी 1 kg होगी। उस विलायक के 1 kg में जितने विलेय ग्राम अणुओं की संख्या होगी उसकी मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल M = हो जाएगा स्मॉल W इंटू 1000 अपान में M डैश इंटू कैपिटल W।
अब यहाँ पर यदि कैपिटल डब्ल्यू मतलब विलायक का भार यदि ग्राम में रहेगा तभी यहाँ पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जहाँ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू विलायक का भार, यम डैश विलेय का अणुभार हमारा हो जाएगा यहाँ पर मोललता। तो मोललता का जो फार्मूला निकल के आया स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में कैपिटल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मोल प्रभाव इसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अब विलयन है तो अवयव यहाँ पर विलेय होगा, विलायक ही होगा, के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन में उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। अब किसी विलयन है, यहाँ पर किसी प्रकार का विलयन हम लोग ले रहे हैं, तो उस विलयन में उपस्थित जो अवयव हमारे होते हैं विलेय विलायक के मोलों की संख्या, सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी विलायक का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या मतलब विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उस विलयन में उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाते हैं। सपोज दैट किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हो और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, विलेय के मोलों की संख्या अपान में कुल मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे लोग हम निकाल ले सकते हैं, जहाँ पर एन लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान में स्मॉल एम। अब यहाँ पर कैपिटल एन इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान में कैपिटल एम, जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार, जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलेय का जो मूल प्रभाज होता है वो स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, विलेय के मोलों की संख्या अपान में कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या। विलायक का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अपान में विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या अर्थात कुल मोलों की संख्या। तो इन समीकरण के द्वारा हम लोग मोल प्रभाज को यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे।